जय हिंद बच्चों। प्रचंड प्रयास के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के साइंस का जो पहला चैप्टर था उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है उससे हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि अब हमने जो ये पीडीएफ बनाया है, ये जो पीपीटी आपके सामने दिख रही है, इसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके बोर्ड से संबंधित होंगे। कहीं ना कहीं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, मतलब यहाँ पे होना चाहिए क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। तो अब सब किसी का आंसर, अब इसके अनुसार अगर हम चले तो ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। बट अगर इसके अकॉर्डिंग इसको हम अभी के लिए ऑप्शन हम भूल जाएं, अभी के लिए जितने भी ऑप्शन दिए हम इनको भूल जाएं, तो हम फिर से वापस से क्वेश्चन पढ़ के और सोचे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो आप के अकॉर्डिंग कई सारे आंसर आ सकते हैं। सर तत्व भी तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यौगिक भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परंतु इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि जो समीकरण आप बनाते हैं, जो समीकरण आप बनाते हैं, कौन सा समीकरण? रासायनिक समीकरण, जिसके दो हिस्से होते हैं, एक तीर के दाहिने हाथ की तरफ और एक तीर के बाएं हाथ की तरफ। तो तीर के दाहिने हाथ की तरफ यानी कि तीर के बाएं हाथ की तरफ वो सारे पदार्थ होते हैं जो आपस में कुछ अभिक्रिया करते हैं, आपस के परमाणु संरचना में कुछ परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करके किसी नए चीज की उत्पत्ति करते हैं। तो जिस चीज की उत्पत्ति होती है, जिसका प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्शन किसका होता है? प्रोडक्ट का ही होता है। या उत्पत्ति जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है। तो ये चीज तो था कि तीर के उस पर, यानी कि ये बन करके हमें मिल रहा है। तो ये जो बना है, इनके बनने में जिन भी चीज, जो भी तत्व या यौगिक हमने यूज किया है या जिनके बीच में भी अभिक्रिया हो रही है, उन्हें हम क्या बोलते थे? उन्हें हम बोलते थे अभिकारक। क्या बोलते थे? अभिकारक। ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? प्रतिफल नहीं, अभिक्रिया वो तो पूरे प्रक्रिया का नाम हो गया ना, कि अभिक्रिया, यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है कि इस पूरे प्रक्रिया में क्या है कि वो मतलब इस पूरे प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद हमें मिल रहा है। अभिकारक, ये रहा थर्ड ऑप्शन, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब ये क्या है? तो ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? मतलब जो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो हमें पहले प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, तो वो प्रक्रिया है क्या। तो देखिए, आपने अपचयन और उपचयन पढ़ा होगा, जिसके फलस्वरूप आपके दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा था। उसके फलस्वरूप आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उसका एक रिजल्ट, जिसको बोल सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा था। तो उसमें से एक था कि संचारण। ठीक है, क्या था? संचारण। संचारण, संचारण में क्या था कि हमारे कोई धातु जिनकी गुणवत्ता में कमी हो जा रही थी, जिनकी गुणवत्ता में क्या हो जाती थी? कमी हो जाती थी। लंबे समय तक अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा था, किसके संपर्क में? ऑक्सीजन के संपर्क में आ जा रहा था, तो उसकी गुणवत्ता में कुछ कटौती होती है। जैसे हमने लोहे का एग्जाम्पल लिया था कि लोहे में जंग लगना। और अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, बहुत समय तक जो मम्मी लोग की ज्वेलरी होती है, चाहे वो सोने की ज्वेलरी हो चाहे वो चांदी की ज्वेलरी हो, वो काफी समय तक रखने पे उसमें कालापन आने शुरू हो जाता है। तो असल में होता क्या है? वायु में जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके और अपने ऊपर एक परत बना लेता है अपने धातु के ऑक्साइड के। जो भी धातु होती है, उस धातु की ऑक्साइड परत उस पर आ जाती है। तो अब प्रत्येक धातु की ऑक्साइड का अपना रंग है। जैसे चांदी के रूप में वो काला हो जाता है। ठीक है, आप अगर देखे होंगे तो जो तांबे का बर्तन रखा होता है, बहुत लंबे समय तक अगर तांबे का बर्तन रख दीजिए तो उसका रंग परिवर्तित होकर हरे रंग में होने लगता है, हरा, नीला और हल्का काला, ऐसा कुछ होने लगता है। तो असल में वो भी क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के अपना ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो अपना ऑक्साइड बना लेता है, मतलब कि उस पर एक मोटी सी परत आ जाती है। और एक साधारण भाषा में कहूं तो उस धातु का क्या होने लगता है? संचारण होने लगता है। तो इस संचारण से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे तरीके बताए, मतलब जिनको हम प्रयोग करके संचारण से अपने जो भी धातु है उनको बचा सकते हैं। जैसे कि धातु को हम रंग दें, ठीक है, धातु को नमी से बचा के रखें,
सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो धातु की रंगाई, ठीक है, या उस पर ग्रीसिंग कर दें, ऑयल लगा दें, मतलब तेल या ग्रीस की उस पर लिपाई कर दें। तो मतलब ये हमारा एक कुछ प्रक्रिया थी। उन्हीं प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया ये भी है गैल्वेनीकरण। तो इसमें होता क्या है कि कोई जैसे लोहे का हो गया, लोहे का एग्जांपल लीजिए, तो लोहे जैसे धातुओं पे क्या करते हैं, जिंक की एक परत बना दी जाती है, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो टूटी है, जहाँ से जो नल आप जिसको बोलते हैं जिससे पानी निकलता है, तो वो जो टूटी होती है वो चमकती है, तो उसमें चमक देखिए कितनी अधिक होती है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि उसमें तो पानी भी जा रहा है और वायु के संपर्क में भी आ रहा है, और बना वो लगभग लोहे का ही होता है, लोहा ही होता है, या कुछ अगर बढ़िया किसी ने लगा लिया तो स्टील हो जाता है। तो उसका वो संचारित क्यों नहीं होता है? आखिर वो भी तो लोहे से बना है, वायु के संपर्क में आ रहा है, पानी भी उसमें जा रही है, तो वो संचारित इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की गई है, क्रोमियम धातु की उसके ऊपर कोटिंग कर दी गई, उसके ऊपर उसकी एक परत चढ़ा दी गई है। इसी प्रकार संचारण से ही बचाने के लिए लोहे जैसे धातु पे या कॉपर जैसे धातु पे क्या की जाती है, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की एक कोटिंग कर दी जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। तो अब आपको जब गैल्वेनीकरण समझ में आ गया, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा जिंक। क्या होगा, जिंक। इसका उत्तर क्या होगा, जिंक। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जा रही है कि गैल्वेनीकरण क्या था और गैल्वेनीकरण में किसका कौन सा तत्व हम यूज करते थे। तो गैल्वेनीकरण में हमने जिंक का प्रयोग किया। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, एक और कई सारे और रीजन, जैसे अभी हमने कुछ रीजन बताया कि जिन जिन कई सारे प्रक्रिया बताया जिस प्रक्रिया के मदद से आप किसी भी धातु का संचारित होना रोक सकते हैं। पहला क्या था कि उसको हम पेंट कर दें, ठीक है। दूसरा, उसका हम किसी अन्य धातु की परत लगा दें, धातु की परत लगा दें, ठीक है। किसी तेल या ग्रीस का उस पर लिपाई कर दें, ठीक है। और बताइए, हम उनको क्या कर सकते हैं, उनका मिश्र धातु भी बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप आने वाले चैप्टर में इनके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो मिश्र धातु भी हम बना सकते हैं, जैसे कि स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु बनने के बाद भी उनका संचारित होना कम, मतलब उनका संचारित होने की जो चांसेस होते हैं वो घट जाते हैं, मतलब कि अब वो सुरक्षित होता है, ठीक है। वायु के संपर्क में अब उनके मतलब वायु के संपर्क से थोड़ा सा परहेज हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमने गैल्वेनीकरण के बारे में जाना और देखा कि गैल्वेनीकरण हमारे किस लिए है, और हमने साइड में एक और भी चीज समझ लिया कि अगर कोई भी धातु संचारित हो रही है तो उसको हम संचारित होने से कैसे बचा पाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े अब, चलिए। अगला क्वेश्चन है कि जिंक कॉपर सल्फेट जो हमें दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, मतलब ये क्या है हमारे, ये है हमारे अभिकारक। क्या है, अभिकारक। चीजों को लिखते चलिएगा ताकि आपको एक मतलब आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल टॉपिक्स का रिवीजन होते रहे। एक साथ आप बहुत मतलब अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का भी आपका रिवीजन होते चला जाएगा। तो इन्होंने दिया है कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये ऊपर बेसिकली था, तो यहाँ लिख दिया गया, जिसका कोई खास मतलब नहीं। दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक जो है वो कॉपर के लवड़ से कॉपर को हटा करके और स्वयं का लवड़ बना ले रहा है। मतलब कि ये जो कॉपर है उसके लवड़ से, यानी कि उसके सॉल्ट से जिंक उसको क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी कि उसको विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो आपको यहां से जब नाम में ही क्या आ गया, विस्थापित कर देना। तो इसमें क्या होता था, जो सक्रिय धातु थे, जो एक्टिव मेटल्स थे यानी कि सक्रिय धातु थे, वो कम सक्रिय धातु वाले लवड़ से उन धातुओं को हटा देते, निकाल देते थे या विस्थापित कर देते थे। ठीक है, तो मतलब ये जो विस्थापन, ये बेसिकली जो डेफिनेशन, ये जो परिभाषा है, ये किसकी है, विस्थापन अभिक्रिया की। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है।
तो देखिए संयोजन नहीं, संयोजन में क्या होता था कि कोई एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद की उत्पत्ति करते थे, तो वो संयोजन था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एडिशन भी बोलते थे या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते थे। अगला क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये भी यहाँ पे विस्थापन ही तो हो रहा है, एक धातु दूसरे धातु के जो अधिक सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु वाले को उसके लवड़ से हटा करके और स्वयं का क्या कर ले रहा है, लवड़ बना ले रहा है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका अब द्वितीय विस्थापन में क्या होता था कि दोनों जो दो लवड़ होते थे, ठीक है, दो धातु के अपने लवड़ होते थे, दोनों आपस में आदान प्रदान कर लेते थे। मतलब अपने धात्विक पार्ट, जो धात्विक हिस्सा था, जैसे इसमें धात्विक हिस्सा क्या है, तो कॉपर। तो जैसे मान लीजिए जिंक का भी अपना कोई लवड़ होता, दोनों अपने धात्विक हिस्से का आदान प्रदान कर लेते थे। मतलब उधर के धात्विक हिस्से इधर वाले अधात्विक हिस्से में मिल जाता था, और इधर का जो धात्विक हिस्सा था वो उधर वाले अधात्विक हिस्से में मिल जाता था। इसी प्रकार वियोजन क्या होता था, वियोजन मतलब एक अभिकारक कई उत्पादों में टूट जाता था। वियोजन मतलब भाई बिछड़ना ना, आप भली भांति इससे वाकिफ है। ठीक है, चलिए तब इसको नोट कर लीजिए, अगर ये आप मतलब नोट तो कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़े। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो किस रंग की होती है। मतलब जो जैसे मान लीजिए आपने देखा सबसे पहला उदाहरण जो आपकी एनसीईआरटी दे रही है आपको रासायनिक अभिक्रिया समझाने के लिए, वो यही है कि मैग्नीशियम रिबन को, जो मैग्नीशियम की पट्टी है उसको जलाया जा रहा है। तो आप एक बार उसका जो अब समीकरण है वो लिख लीजिए। तो मैग्नीशियम था, उसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में जला करके क्या बनाया जा रहा है, MgO बनाया जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब एक चीज आपने सीख लिया है पहले चैप्टर से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, कि कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं हमें उसे संतुलित करना चाहिए। अब ये संतुलित करना किस नियम के अधीन है, तो संतुलित करना हमारा लॉज ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत हमें कोई भी द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत अगर हम कोई भी समीकरण लिखते हैं तो उस समीकरण को हमें संतुलित करके चलना चाहिए। तो इस समीकरण को संतुलित करने में क्या चाहिए, तो हमने देखा कि अभिकारक में 2 ऑक्सीजन 1 मैग्नीशियम है, पर हमारे उत्पाद में 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। तो हमने इसके सामने 2 लिख दिया। जैसे ही हमने 2 लिखा, ऑक्सीजन तो 2 बन गया, बट अब मैग्नीशियम भी 2 बन गया, और हमारे अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने भी 2 लिख देंगे। तो अब 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो जब ये पट्टी, जब मैं मतलब मैग्नीशियम की जो पट्टी है वो जब जल रही थी, तो उस समय पे कैसी रोशनी प्राप्त होती है, तो उस समय पीली रंग की नहीं, नीली नहीं, तो एक समझिए एक ग्लोइंग लाइट, चमकीला उजाला की प्राप्ति होती है, किसी रंग की नहीं होती, वो सब चमकीली बस होती है, बहुत स्पार्कलिंग होती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जब ये इसका आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको आंखों पे एक अच्छा पहरा लगा के चलना चाहिए। ठीक है, लव डोज सॉन्ग याद कर लीजिए, आंखों पे चश्मे का पहरा। ठीक है, तो चश्मे का पहरा होना चाहिए तभी, क्यों, क्योंकि इससे चमकीली उजाला निकलती है जो आपके आंखों के लिए थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, यानी कि कैसा प्राप्त होता है, चमकीला उजाला। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। ये छोटी छोटी चीजें हम सीखते वापस से रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हमने पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, इन क्वेश्चंस के तहत हम वापस से उनका रिवीजन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, मैं ये भी कहूंगा कि एग्जाम से पहले, जब आपका एग्जाम होगा तो उसके पहले इस क्वेश्चन सीरीज को देख करके जाइएगा आप, सो दैट कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने साथ में एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लिया तो फिर आपके अच्छे खासे नंबर इस चैप्टर से मिल जाएंगे, या जो भी हम चैप्टर्स करेंगे उनके क्वेश्चन सीरीज से आपके नंबर बनने का प्रयत्न बहुत अधिक होगा, जो चांसेस है। ठीक है, आगे देखें अब। चलिए अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अब ये बड़ा डाउटफुल रहता है लोगों के मन में, कई बार हम लोग खुद डाउट में आ जाते हैं। देखिए 3 चीजें होती हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, और CaCO3। ठीक है, ये धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक हाइड्रोक्साइड है और धात्विक कार्बोनेट। ये 3 चीजें हैं और ये तीनों चूने से ही संबंधित हैं। अब इनका अपना कुछ नाम है, क्या है देखते हैं। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं
स्लेक लाइम, स्लेक लाइम, और इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और जो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये है बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये है बुझा हुआ। और ये जो है, ये है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ठीक है, तो ये तीन चीजें, इन तीन चीजों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो बिना बुझा हुआ चूना है। अब इस बिना बुझा हुआ चूने से हम बुझा हुआ चूना कैसे बना सकते हैं? तो जैसे ही हमने इसकी एक अभिक्रिया कराई पानी के साथ, तो आप देखेंगे कि अच्छा, ये इस सेम इक्वेशन से, इसी से समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिलते हैं कि इसके उत्पाद में आपको क्या मिलेगा। तो इसके उत्पाद में आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया की कैटेगरी में आता है। पहला, तो ये संयोजन अभिक्रिया लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक अभिकारक है और उत्पाद कितना है? एक। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं, जिनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, जिनको आप अभिकारक बोले थे, पहला ही क्वेश्चन था इस सीरीज का, तो जिनके बीच में अभिक्रिया चल रही है वो क्या कौन है? एक। मतलब कितने हैं? एक से अधिक है। तो एक से अधिक अभिकारक जहां होते थे और उत्पाद एक होता था, तो क्या होता था? संयोजन अभिक्रिया होता था। इस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा, मतलब इसमें आपको उष्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि जो ये बिना बुझा हुआ चूना जब पानी के संपर्क में आता है तो बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर से उष्मा निकलता है। तो वो उष्मा आप जैसे जिस बाल्टी में या जिस कंटेनर में आप इसको कर रहे हो, जैसे मतलब एक कंटेनर में पानी लीजिए और उसके अंदर चूने का जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसके बड़े बड़े पत्थरों के रूप में आता है, इसको जब उसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से बुलबुले बनेंगे, बबल्स निकलेंगे, और उसके जब किनारे को आप उसके जो बेस है, ठीक है, उसको टच करेंगे तो आपको एक गर्मी, मतलब गर्मी महसूस होगी, और आप देखेंगे कि उसमें से कुछ धुएं जैसा भी निकलेगा। ठीक है, तो मतलब कि इसमें आपको उष्मा की क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। मतलब क्या है कि आपके उत्पाद में उष्मा है, जो यहाँ पे गर्मी है वो किसमें? उत्पाद में, आपके रिजल्ट में है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे? जिसमें उष्मा की उत्पत्ति है उसको हम लोग क्या बोलते थे? उष्मा क्षेपी। क्या बोलते थे? उष्मा क्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक। यहाँ पे हीट डिसिपेट होता था, निकलता था। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? तो यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? मतलब कि बुझा हुआ चूना आपने अभी देख लिया, तो बताइए कौन सा है? तो ये आपका बुझा हुआ चूना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्लियर है? आपने इसको भी देख लिया, ये तो कैल्शियम है, ये एक धातु है। ठीक है, कैल्शियम। अब इसी धातु के ये कुछ यौगिक है, मतलब इसी धातु से मिलकर के ये कुछ यौगिक बने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करना यहाँ से जरूरी है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़े। हो गया? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा अगेन वही, किस प्रकार की ये अभिक्रिया है वो आपको देखना है। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कोई धातु है उसका लवण है, यहाँ पे कोई दूसरा धातु है उसका लवण है, तो ये अभिकारक है। ये जो है ये क्या है? अभिकारक है, अभिकारक है। तो अभिकारक में कोई धातु है, मतलब कोई धातु है, एक से अधिक है तो कोई धातु की बात करेंगे, दो धातुओं का अपना अपना लवण है, पर इनके उत्पाद में, ये जो इनके उत्पाद है, ठीक है, इन उत्पाद में आप देख रहे हैं कि इनका जो ऋणात्मक हिस्सा था, यानी कि जो ऋणात्मक हिस्सा बोल लीजिए या आप अधात्विक हिस्सा बोल लीजिए, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट है वो तो ठीक है, पर इस नेगेटिव पार्ट के साथ से जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, यानी कि जो धात्विक हिस्सा था वो बदल चुका है। मतलब पहले बेरियम के साथ क्या था? क्लोराइड था, अब बेरियम के साथ क्या आ गया? सल्फेट आ गया। इसी प्रकार पहले सोडियम के साथ क्या था? सल्फेट था, और अब सोडियम के साथ क्या आ गया? क्लोराइड आ गया। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो धातु हैं वो आपस के जो ऋणात्मक हिस्से हैं उनका आदान प्रदान कर ले रहे हैं। जो धातु है ना वो आपस के जो ऋणात्मक हिस्से, ऋणात्मक मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो यानी कि आपको पता है सल्फेट के ऊपर SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, फिर से Cl के ऊपर माइनस होता है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? आपस के जो ऋणात्मक हिस्से हैं उनका आदान प्रदान कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने क्या बोला था? क्योंकि यहाँ पे भी विस्थापन हो रहा है,
बट किनके बीच में हो रहा है, दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो इसीलिए हमने इनका क्या नाम रख दिया था, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है जी सर, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आंसर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता था कि कोई भी दो धातु आपस के लवड़ में, मतलब दो धातु के लवड़ आपस के ऋणात्मक हिस्से को, जो नेगेटिव पार्ट है, उस नेगेटिव पार्ट को क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे, एक दूसरे में के बीच में आदान प्रदान कर लेते थे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़े, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए देखते हैं। एक जांच परख नली के लिए में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील है, ठीक है, डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, कौन सा, मतलब कौन सा विलयन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो देखिए CuSO4, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत था। देखिए होता क्या है कि एक बीकर लिया गया, अब इसमें भी एक ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रही है सर, आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि लोहा है, तो लोहा ले लिया गया, और कोई विलयन है X, उस विलयन में उसको डिबा दिया गया। बाद में देखा गया क्या कि उसका रंग परिवर्तित हो गया। अब रंग परिवर्तित होने में एक चीज हमने पढ़ा था कि रंग परिवर्तित तभी होगा जब कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये भी हम आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ ऐसे बिंदु हम जानेंगे जिन बिंदुओं को हम देख करके आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि कहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या कहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लोहा लिया और उसको किसी X नामक धातु के या X नामक अधातु के विलयन में डाल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है। तो ये तो धातु, ये तो खैर मतलब ये जो यौगिक है वो लोहे का ही है, तो हम इससे ज्यादा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। और जिंक हमें पता है कि जिंक जो है, और या Al2SO43 जो मतलब एल्यूमिनियम का है, इससे खास कोई संबंध इसका निकलेगा नहीं। तो हमें एक चीज पता लग रहा है कि अब ये भी पढ़ा हमने, बुक में ही पढ़ा है कि जो X है, विस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण में हमने देखा था कि X एक बार के लिए हमने CuSO4 लिया था, जिसका रंग कैसा होता था, नीला होता था। मतलब इस यौगिक का जो विलयन होता था, कॉपर सल्फेट जो यौगिक है उसका जो विलयन होता था, जलीय विलयन जो होता था, वो नीले रंग का होता था। और जैसे ही हम इसमें ये लोहा डालते थे तो उसका रंग परिवर्तित होकर के हरा हो जाता था। कैसा हो जाता, हरा या नीला हरा हो जाता था। ठीक है, कैसा हो जाता था, नीला हरा, हल्का नीला और हरा होता था। क्यों, क्योंकि अब इनके बीच में क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव पार्ट, मतलब ये विस्थापित कर देता था। क्यों, क्योंकि जो लोहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। ठीक है, जो लोहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसके लवड़ से हटा करके और स्वयं का क्या बना लेगा, लवड़ बना लेगा और कॉपर को अलग निकाल देगा। यानी कि जो यौगिक था, जिस यौगिक की मतलब वजह से रंग में परिवर्तन हो रहा था, तो मतलब वो यौगिक बन के निकला हमारा FeSO4, और जिसका विलयन था वो विलयन था CuSO4 का। किसका था, CuSO4 का। यानी कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन, जो विलयन ये लिया गया था वो विलयन किसका था, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, CuSO4। ठीक है, क्योंकि विलयन किसका लिया गया था हमने, ठीक है, हमने कॉपर का विलयन लिया था। ठीक है, अब उस जांच परख में यही पूछा है ना कि उस जांच परख नली में विलयन कौन सा था, तो उस जांच परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन था, जिसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और जब ये लोहे के मतलब इसके लोहे के संपर्क में आता है, ठीक है, तो ये अपना रंग परिवर्तित करके नीला हरे रंग का कर लेता है। ठीक है, कैसा कर लेता है, नीला हरे रंग का। क्यों, क्योंकि जो लोहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है, सक्रिय धातु, किसके सापेक्ष में, तो कॉपर के सापेक्ष में। तो कॉपर के सापेक्ष में लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, तो अभिक्रिया करके उसके लवड़ को हटा कर, मतलब उसके लवड़ से उसको निकाल करके और स्वयं का क्या करता है, लवड़ बना लेता है उसके ऋणात्मक हिस्से से मिलकर के। उसका ऋणात्मक हिस्सा क्या था, सल्फेट था ना, तो इसी सल्फेट के साथ वो क्या करता है, अपना लवड़ बना लेता है और उसको अलग निकाल देता है। ठीक है, क्लियर है। ये आपसे इसमें ये भी पूछ सकता था कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, द्विविस्थापन हो रही है,
नहीं सर, द्विविस्थापन कैसे हो सकती है? कॉपर अकेला है ना, उसके साथ कोई ऋणात्मक हिस्सा थोड़ी ना है। अगर इसके साथ भी कोई ऋणात्मक हिस्सा होता और लोहे के साथ भी कोई हिस्सा होता, मतलब वो अपने लवड़ में होता या किसी भी यौगिक रूप में होता, तब हम वहां पे कह सकते थे कि हाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। ये चीजें आपके रिवीजन के पार्ट के लिए। क्वेश्चन कुछ और है, आपका रिवीजन एक साथ कई एक ही क्वेश्चन में आपके मल्टीपल टॉपिक्स का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, नोट कर लिया, बढ़े आगे की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये जो अभिक्रिया दी हुई है, कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है? तो कॉपर दे रहा है और पानी दे रहा है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो अब देखिए यहाँ पे आपके जब भी किस प्रकार का पूछे अभिक्रिया, तो आपके दिमाग में 5 प्रकार की जो अभिक्रिया पढ़ाया गया है वो आ जानी चाहिए। कौन कौन से? तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। जो अन्य प्रकार के भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन से? तो उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी। तो वो हमारे दिमाग में वो भी एक किनारे में आ जाना चाहिए। मतलब कुल 7 प्रकार के हमारे दिमाग में अभिक्रियाओं का एक लिस्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम उनमें से चेक करेंगे। सबका डेफिनेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या? कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें एक से अधिक अभिकारक होंगे, एक उत्पाद। अब इसका ठीक विपरीत है वियोजन, जिसमें एक से अधिक उत्पाद होंगे, अभिकारक कितने होंगे? एक। वो टूट करके, अब उनके भी टूटने का 3 प्रकार, एक प्रकाश की मदद से टूटता है, एक विद्युत की मदद से टूटता है और एक उष्मा की मदद से टूटता है। ठीक है, अब इसके बाद से विस्थापन। विस्थापन में क्या? अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील वाले को डिस्प्लेस करके स्वयं का क्या कर लेगा? लवड़ बना लेगा। द्विविस्थापन में आदान प्रदान हो रहा है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये 3 चीजें। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे से लूज हो रही है। तो ये हमारे दिमाग में पॉइंट्स आ जाने चाहिए। तो अब लास्ट के जो मैंने पॉइंट बताया उपचयन के बारे में, किसके बारे में? उपचयन के बारे में। तो उपचयन वो अभिक्रिया होती थी जिसमें हमें 3 पॉइंट्स बताया था हमने। क्या क्या? कि देखिए यहाँ पे या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा किसी चीज में, ठीक है, ऑक्सीजन किसी चीज में जुड़ रहा होगा, या इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा होगा। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद है ना आपको वो लियो और गर वाला जो फॉर्मूला दिया था, लियो गर। कैसे याद करेंगे सर? तो लियो मतलब शेर होता है और शेर की कैसे आवाज आती है? गुर्राटे आती है ना। तो लियो और गर, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन, अगर हमारे इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है, इलेक्ट्रॉन हमसे दूर जा रहे हैं, तो वहां पे हमारा लॉस हो रहा है, हम कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी होना उपचयन, इलेक्ट्रॉन का हम वृद्धि होना अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पे जो है कॉपर जो है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो मतलब एक जगह पे आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? उपचयन। तो जहां पे अपचयन और उपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन भी हो रहा है, अपघटन, ये अपचयन तो हो ही रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो इसमें आप किसके सापेक्ष में, अगर देखिए इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपसे, अगर इसमें कॉपर के बारे में पूछता, अगर इसमें पूछता कि कॉपर के साथ क्या हो रहा है, तो कॉपर के साथ हो रहा है, अगर इसमें 2 केस बन जाएंगे आपके, या इसमें से होना चाहिए उपरोक्त में से दोनों, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉपर जो है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जा रहा है। तो कॉपर का जो हो रहा है, कॉपर का ही केस लेंगे क्योंकि ये अभिकारक में है, तो हम इसका केस ज्यादा लेकर के चलेंगे। तो कॉपर क्या है? कॉपर का जो हो रहा है वो हो रहा है अपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है वो उपचयन हो रहा है। यहाँ से आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, कई रंगों की मदद से, रंगीन सर एकदम अच्छे वाले। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। जब ऑक्सीजन माइनस होता है तो ये होता है
चयन क्या होता है, अपचयन। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है किसी में जाके, तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसमें जाके जुड़ गया ना, इसमें जाके जुड़ गया, तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है उपचयन। ये कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कॉपर के केस में जब बात करेंगे अपचयन, ठीक है, यानी कि उत्तर तो इसका यही होगा क्योंकि कॉपर की ही बात चल रही है, तो अपचयन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उपचयन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन। बेसिकली इस अभिक्रिया में हो रहा है रिडॉक्स हो रहा है, ये रिडॉक्स हो रहा है क्योंकि दोनों हो रही है इसमें, अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग क्या लिखेंगे, रिडॉक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिडॉक्स लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया, बढ़े आगे की तरफ। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ये तो हमारा हो गया एक यौगिक, और ये हो गया हमारा तत्व। अब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो ये कैसा है, ये क्षारीय रूप का है। अब आगे आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्षार के बारे में। तो ये बेसिकली बनाते हैं Na2ZNO2, ZNO2, और साथ में हाइड्रोजन की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होती है, हाइड्रोजन की उत्पत्ति हो जाती है। तो अब ये एक समीकरण, मतलब एक अभिक्रिया है, एक समीकरण भी है, समझिए एक तरीके से। आप इसको एक साथ नोट कर लीजिए। तो ये था इसका अभिक्रिया। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो Na2ZNO नहीं, NaZNO2 नहीं, तो NaO नहीं, Na2ZNO2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। नोट कर लिया इस चीज को। आप इसको बहुत बखूबी समझेंगे जब आने वाले चैप्टर में आप क्षार और लवण के बारे में पढ़ लेंगे, तो ये अभिक्रिया आप स्वयं कर पाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला अगेन वही क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा था। तो इसमें देखिए, इसमें उत्तर जो है आपका रिडॉक्स है। तो ये क्या है, रिडॉक्स है। वही पिछले इसकी पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसमें आप देख रहे हैं ना, कॉपर के साथ क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कॉपर के साथ क्या हो रहा है। तो कॉपर का अपचयन यानी कि रिडक्शन हो रहा है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, और इसमें हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है। तो निकलना अपचयन और मिलना उपचयन। जहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़े वो उपचयन होता है, और जहाँ से हाइड्रोजन, अरे जहाँ पे ऑक्सीजन निकले, जहाँ से ऑक्सीजन निकले वो है अपचयन, जहाँ से ऑक्सीजन निकले वो है अपचयन, और जहाँ पे ऑक्सीजन जाके जुड़े वो है उपचयन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि नाम एक ही प्रकार है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसको आप ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। और ये क्या होता है, ये होता है रिडक्शन। और जब जहाँ पे दोनों हो रहे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में क्या है इसका, रेडॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है। इसके पहले वाली स्लाइड में कुछ, तो आई थिंक इसके तीसरे से जो पहला तीसरा क्वेश्चन था, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला था। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। नोट हो ही गया होगा ये चीज। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये मतलब देखिए जितने ये 2 पॉइंट दिए ना, तो इनका नंबर भी अधिक मिलता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये रिलेटेड होता है आपके चैप्टर से ही, बट थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करता है। तो पढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथन पढ़िए। ठीक है, पढ़ लेंगे, और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया होता है, एक अभिकथन होता है और एक कारण होता है। मतलब ये जो ऊपर ए दिया रहेगा अभिकर, इसको बोलते हैं असर्शन। ठीक है, एक थोड़ा सा वो दे देगा आपको सोचने के लिए, वो क्या बोलते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देगा एक। ठीक है, और उस पैराग्राफ को पढ़ करके अब जो भी लिखा होगा उसमें, जो भी अभिक्रिया होगी, उसके नीचे उसका कारण दिया जाएगा। आपको पता क्या करना होता है कि क्या जो ये अभिकथन लिखा हुआ है, जो असर्शन लिखा हुआ है, इसका यही कारण है। जैसे कि पढ़ के समझते हैं, इसमें लिखा है कागज के एक टुकड़े को जलाकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। मतलब कागज का टुकड़ा लीजिए और उस टुकड़े को जला दीजिए, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। मतलब कि इसके अंदर क्या हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इसका कारण दिया है, तो कारण क्या है, कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं,
ठीक है, या केमिकल चेंज होते हैं, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो सारे परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल होते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब कि हम वापस उसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जिस पदार्थ को हमने परिवर्तित किया है। मान लीजिए यहाँ पे कागज है, कागज को हमने जला दिया, अब जली हुई राख से हम कागज की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। तो क्या है? अनुत्क्रमणीय है, मतलब कि इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये क्या है? इरिवर्सिबल है। और जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इरिवर्सिबल होती हैं। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय होते हैं। तो यानी कि ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और क्यों हो रहा है? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय हो रहे हैं। तो यानी कि ये इसका असर्शन भी सही है, जो अभिकथन दिया है वो भी सही है, और उस अभिकथन के लिए जो कारण दिया है वो भी सही है। अब पढ़ते हैं 1, 2, 3 और 4। अब इनको ध्यान से पढ़ना होता है। तो पहले में लिखा है ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है, ये बात सही है। और जो रीजन है वो असर्शन का सही व्याख्या है। तो ठीक है भाई, रीजन जो था, जो असर्शन था, जो हमने बात कही, उसका हमने कारण दिया, दोनों सही है। तो यानी कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा पहला। बट हम अगले कथन को भी पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। तो अगला कथन क्या है कि ए और वह दोनों सत्य तो हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। तो ये तो ठीक है, हमारे इस ऑप्शन के लिए गलत है, तो इसको मिटा देंगे, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, सही ए सही किंतु आर गलत, ये भी नहीं है। आर सही किंतु ए गलत, ये भी सही नहीं है। आपको इसमें बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत दिमाग लगा के इनको करना होता है। आपको जो अभिकथन है, जो असर्शन है, उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, और उसका जो कारण दिया होता है, उसका जो रीजन होता है, ठीक है, उसको भी बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होता है। क्योंकि अगर जरा सा मिस्टेक हुआ तो आप ऑप्शन गलत कर देंगे और नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये मतलब हमें लगता है 2 से 3 मार्क्स में ये आता है। ठीक है, कई बार 5 नंबरों में देखने को मिल जाता है जब बड़ा असर्शन और रीजन दे दिया जाता है, मतलब अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अगेन वही एग्जांपल उठाया है। कॉपर है, कॉपर को वायु के संपर्क में ला रहा है, तो कॉपर क्या बन जा रहा है? मतलब कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेस, ए और बी दोनों। तो ए क्या है? कॉपर का ऑक्सीकरण, अवकरण। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि कॉपर जो है वो क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कॉपर का क्या हो जा रहा है? ऑक्सीकरण हो जा रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता था कि जिसमें ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कॉपर के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जाकर के कॉपर में जुड़ जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं निम्नलिखित अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं को के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया स्लाइड लेते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया? हाइड्रोजन क्लोरीन, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए जो ऐसी नॉर्मल अवस्था होती है, नॉर्मल अवस्था में हाइड्रोजन जो है वो ऐसे इस रूप में पाया जाता है, मतलब अपने अणु रूप में पाया जाता है, और क्लोरीन भी ऐसे ही रूप में पाई जाती है। ठीक है, अपने आप को स्थिर रखने के लिए ये अपने ही साथ एक बंध बना लेते हैं, और वो बंध मतलब इनको परमाणु, मतलब परमाणु से अणु के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब ये अभिक्रिया करेंगे तो आपको देंगे HCl। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, पर जो आपका HCl बन रहा है वो कितना है? 1 है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान था। ये 2 है, ये 2 है, तो इधर भी आप 2 लगा दीजिए, ये 2 बन जाएंगे। तो ये संतुलित हो गए। अब ये फिर से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि संतुलित हम क्यों कर रहे हैं किसी समीकरण को? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम को लागू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इनको संतुलित कर रहे हैं। मतलब हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि जितनी मात्रा में हम अभिकारक लेंगे उन्हीं मात्रा में हमारा उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो उत्पाद और अभिकारक की जो मात्रा है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए परमाणुओं की संख्या में। ठीक है, अगर परमाणु की संख्या की बात करें तो दोनों तरफ कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ये कुछ था। अब इसके पहले इसी में हम जो अगला है वो भी देखते हैं। तो दिया है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड देखते हैं। आ गया वो स्लाइड। हाँ, तो ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन क्या था? बेरियम क्लोराइड और क्या था? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट।
क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट दे रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है, AlCl3। अब देखिए दिमाग लगाइए इसको कैसे करेंगे। तो हम पहले इसमें कितने अणु हैं उनको या परमाणु उनको गिन लेते थे। बेरियम के 1 हैं, क्लोरीन के 2, एल्यूमिनियम के 2 हैं और सल्फेट के 3। अच्छा अब देखते हैं इसमें बेरियम के 1 है, वहां पे बेरियम के 1, सल्फेट के इसमें 4 है, मतलब 1 है, ये बेसिकली पूरे सल्फेट ये है, तो इसके 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 3 बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको 3 बनाया तो सल्फेट हमारा क्या हो गया, 3 बन गया। अब जब इधर सल्फेट 3 बना तो बेरियम भी तो 3 बन गया, तो हमने इधर भी क्या कर दिया, 3 लगा दिया। इसको मैं दूसरे रंग से लिखता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी, हम यहाँ पे दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बेरियम वहां पे भी 1 है, बेरियम यहाँ पे भी 2 है। सल्फेट, अब इसके साथ सल्फेट, हम सल्फेट पे आ जाते हैं। सल्फेट यहाँ पे 3 है, सल्फेट यहाँ पे 1 है। हमने क्या किया, सल्फेट को 3 बनाने के लिए हमने इसके सामने 3 से गुणा कर दिया। जैसे ही हमने 3 से गुणा किया, बेरियम भी अब क्या हो गया, 3 बन गया। तो हम फिर वापस से इधर आते हैं और बेरियम को क्या करते हैं, 3 बना देते हैं। अब जब बेरियम 3 बना तो वहां पर क्लोरीन क्या हो गया, 6 बन गया। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। तो इस 3 क्लोरीन को, ये जो 3 लिखा है क्लोरीन, तो इसको हम क्या करना है, इस 3 को हमें 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 2 से गुणा कर देंगे। जब हम 2 से गुणा करेंगे तब क्या देखेंगे कि हमारा जो एल्यूमिनियम है 2 बन चुका है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम तो 2 पहले से था ही। क्लोरीन हमारा 2 तिहाई 6 बन चुका है, तो हमारा क्लोरीन कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, यानी कि क्लोरीन भी आपका कितना बन गया, 6 बन गया है। फिर यहाँ पे देखिए कि बेरियम यहाँ पे 3 है, बेरियम भी यहाँ पे 3 है, सल्फेट यहाँ पे 3 है, सल्फेट यहाँ पे, ये पूरा होल में लग जाएगा, तो ये 3 हो गया। यानी कि ये जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। किस नियम के तहत, द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन था वो आपके लिए होमवर्क है, आप स्वयं करिएगा और देखिएगा कि सोडियम के साथ जब जल में, सोडियम का जब आप जल में अभिक्रिया कराएंगे तो जो ये सोडियम, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ये आपका फॉर्मूला है, बस आप इसको समीकरण करके दिखाइएगा। ठीक है, तो ये आपका इस लेक्चर के लिए होमवर्क है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम क्वेश्चन सीरीज ही एक कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बच गए हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि ये पूरा चैप्टर हमारा इस प्रकार तैयार हो कि बोर्ड में हमें किसी भी प्रकार का परेशानी ना झेलना पड़े। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।